हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत बारिक नॉलेज करने। तो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th, ठीक है, टर्म 1 के लिए, और चैप्टर नंबर 5 करने वाला है यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को वेलकम करता हूँ। चलिए, आज का चैप्टर क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th जेक बोर्ड के लिए टर्म 1 का। तो आप सभी लोगों का देखिए रिड्यूस सिलेबस है, तो इसके बिना हम लोग करेंगे, यानी यहाँ पर जो जो भी टॉपिक है ये सब कुछ काटा हुआ है, ये रिड्यूस्ड है। इसके अलावा जितना भी आपका बचता है सब पूरा कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स हैं, टोटल ओनली 11 एलिमेंट्स ही गैस हैं। कौन कौन? जहाँ हरा है, जैसे कि हाइड्रोजन और ये वगैरह सब। जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो सभी गैसियस पोर्शन है पीरियोडिक टेबल में। समझ में आया? और गैसियस लॉज वेर डिस्कवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। इसको एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये जो गैस है, ये गैस 4 चीज़ों से बन के ही हम लोग इसका मेजर करते हैं। एक इसका मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। और इस चारों के बारे में ही आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये वाला जो है प्रॉपर्टी, ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, मगर जानने की चीज़ है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग गैस लॉ। गैस लॉ बेसिकली 3 टाइप का होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में आने के चांसेस का फॉर्मूला वगैरह सब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? यानी बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर गैस वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 है और टेम्परेचर कांस्टेंट T है। कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और वॉल्यूम हो जाता है आपका V2 और प्रेशर हो जाता है P2। तो एक्सपांड करने पर हम लोग क्या मिलता है? मिलता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये मिलता है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए, अब बॉयल्स लॉ ग्राफ्स आइसोथर्म। अब आइसोथर्म देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कार्बलाइक डायग्राम और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये क्या कहा है? जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली गैस को कंप्रेस ही तो कर रहे हैं ना, और उस समय वॉल्यूम कम हो जा रहा है। इसका मतलब जो गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो गैस का मॉलिक्यूल है वो थोड़े से जगह में एक दूसरे के बहुत पास आ जा रहा है, जिससे उनकी डेंसिटी बढ़ जा रही है। जिससे उनकी डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर और डेंसिटी में भी रिलेशन है। तो प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पर दिया है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। यस, सही है। गैस देखिए, जब हम लोग पिस्टन को यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वाटर है और उसके बीच की गैप में जितना भी गैस है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम का जो पोर्शन है वहाँ पे वो क्या हो रहा है? वो सीमित रह जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये बॉयल्स लॉ ऑफ ग्राफ्स आइसोथर्म को ये फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी आइसो का मतलब है कांस्टेंट और थर्म का मतलब है टेम्परेचर। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए वेसल ऑफ 120
ml capacity contains a certain amount gas at 35 डिग्री सेल्सियस in 1.2 बार प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे V1 कितना है, V1 है 120 और V2 कितना है 180 ये वाला, और P1 कितना है 1.2। तो P2 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी P2 नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P2 बराबर क्या होगा, P2 इक्वल्स टू होगा P1 V1 बाय V2। ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए P2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, P2 इक्वल्स टू P1 का वैल्यू कितना था 1.2 इंटू V1 का वैल्यू कितना था 120 बाय V2 का वैल्यू कितना था, V2 का वैल्यू था 180। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 180। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा आपका 0.8 बार। समझ में आया। अब चलिए अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी टेम्परेचर को चेंज करते रहे और प्रेशर को कांस्टेंट कर दे। ये कह रहा है टेम्परेचर को चेंज करते रहे और प्रेशर को कांस्टेंट कर देता है। तो हम देखें टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कहता है कौन, चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी उसी प्रकार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, और कुछ समय बाद ये हो जाता है वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, और जहाँ पे प्रेशर एट कांस्टेंट है, जहाँ पे प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा V1 बाई T1, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। समझ में आया। तो ये आ जाता है हम लोग के पास फॉर्मूला। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ का याद रखना। अब चलिए अब क्या है, ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबर। समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान देंगे तो लाइन का ऊपर वाला पार्ट सॉलिड है, यानी ये वाला यानी ये वाला पार्ट ये सॉलिड है, पीछे वाला पार्ट डॉटेड है, यानी ये वाला पार्ट ये है डॉटेड और ये है सॉलिड। समझ में आ गया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट व्हिच गैसेस इट सपोज्ड टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जब हम प्लॉट बनाएं अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम प्लॉट किया और ये प्लॉट मिला। ठीक है, जब हम प्लॉट बनाए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम नोट किया और ये प्लॉट मिला, हमने क्या देखा कि वॉल्यूम जीरो जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हो रहा है हाइपोथेटिकली इमेजिनरी यानी वॉल्यूम जीरो रहेगा, मतलब क्या गैस रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये नॉट एक्सपेरिमेंटली होता है। समझ में आ गया। देखिए जो आइसोबार है, आइसोबार का मीनिंग क्या होता है, आइसो यानी कांस्टेंट, बार यानी प्रेशर, यानी ये होता है कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया। और एक बार मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग प्लॉट बनाएं अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम लेके, ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम लेके इसका नोट किया और एक प्लॉट बनाया, तो हमने क्या देखा कि वॉल्यूम जीरो जिस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये वाला जिस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग आ रहा है हाइपोथेटिकली इमेजिनरी यानी वॉल्यूम कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। मतलब क्या गैस रहेगा, नहीं,
ये कोई एक्सपेरिमेंटली नहीं है, ये क्या है, ये थियोरेटिकली है। ठीक है, चार्ल्स लो जो ये वाला जो है ये थियोरेटिकली निकला है, समझ में आ गया। अब करते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, ऑन शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर दिया हुआ है यानी T1, यानी कौन बोला, ये वाला। तो T1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब इसको जब हम लोग करेंगे केल्विन में तब ये क्या होगा, +273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हम लोगों को आपका 296.4। 296.4 कॉपी में उतरते जाइए। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है T2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है T2। T2 कितना दिया हुआ है, इतना 26.1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में यानी 273। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा आपका 299 केल्विन। ठीक है, इसको कॉपी में उतारते जाइए। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट है, अब देखिए अब नेक्स्ट है आपका, अब आपका नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, ये वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग को V1 भी दिया हुआ है, कितना 2 लीटर दिया हुआ है, ये वाला है, ये है V1। तो V2 इक्वल्स टू व्हाट, तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए V2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V1T2/T1। तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, इंटू T2 का वैल्यू कितना निकला, T2 का वैल्यू निकला 299 बाय T1 का वैल्यू कितना निकला, T1 का वैल्यू हो गया 296। तो इसको कैलकुलेट करने पे निकलता है आपका 2.018 लीटर। समझ में आ गया। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, ये है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को कंडीशन बराबर हो, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर का, ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर का, यानी देखिए टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन अगर बराबर हो, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम होता है, इक्वल वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आए, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये होता है अवोगाड्रो का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए 1 मोल ऑफ गैस का ये होता है वैल्यू, अवोगाड्रो नंबर यानी Na का। अब देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस STP हैव इक्वल वॉल्यूम, इसका STP में इसका वॉल्यूम यानी इसका ये वाला वैल्यू होता है। समझ में आया। अब जो ये एक बंदा ये क्या कर रहा है, ये बैलून को फुला रहा है, तो ये जो है ये वाला किस किस रूल को फॉलो करता है, ये अवोगाड्रो को फॉलो करता है। समझ में आ गया। अब चलिए अब आता है आइडियल गैस। ये क्या कह रहा है कि ए गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। आइडियल गैस किसे कहते हैं, कोई भी गैस जो ये तीनों गैस को सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं आइडियल गैस। किसे सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ। जो ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा उसे ही कहेंगे हम लोग आइडियल गैस। समझ में आ गया। इसका कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकली थियोरेटिकली होता है, रियलिटी में कोई गैस आइडियल गैस नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सभी को फॉलो करने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, और ये जीरो नहीं होता है, इसलिए आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकली इन रियलिटी वी हैव रियल गैस। समझ में आया। अब चलिए अब आता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, ये होता है PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT, जहाँ पर P हो जाता है आपका प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। समझ में आया। इसका
ये जो आपका फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल में काम आएगा। समझ में आ गया। अब चलिए आप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाय P, और V इक्वल्स टू क्या होता है NRT बाय P। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकला, ये वाला जब इधर चला गया तो निकल जाता है आपका PV इक्वल्स टू NRT। इसी से ये वाला इक्वेशन आया है, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आ गया। अब चलिए अगर अच्छा से न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर ऑफ mercury pressure a gas occupied 600 ml volume. What would be its pressure at a high where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस each 640 ml। तो देखिए T1 हम लोग का कितना दिया हुआ है बेटा, T1 यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग लिख लेंगे T1 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो T2 दिया हुआ है हम लोग का 10 डिग्री सेल्सियस, और P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 760 mm। P1 इक्वल टू 760, और P2 दिया हुआ है क्या, P2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है V1, तो हम लोग लिख लेंगे V1 इक्वल टू 600, और V2 दिया हुआ है, V2 कितना दिया हुआ है 640, ये वाला। तो निकालना क्या है P2। ठीक है, अब चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है, PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT। अब देखिए PV बाय NT इक्वल्स टू R क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। R इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो P नंबर ऑफ मोल्स की बात यहाँ पर हो नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे PV बाय T इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आ गया, PV बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए इतना देर कोई डाउट नहीं हुआ। तो देखिए, तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया, फॉर्मूला हम लोग के पास आया P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो P2 का वैल्यू कितना होता है, P2 इक्वल्स टू हो जाता है आपका P1 V1 T2 और बाई V2 T1। आप कॉपी कलम लेके लिखते रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट फॉर्मूला ये निकला P2 इक्वल्स टू P1 V1 T2 बाई V2 T1। तो देखिए इसको हम लोग अभी बैठाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, देखिए देखिए P2 इक्वल्स टू P1 की जगह हम लोग क्या बैठेंगे 760 इंटू V1 की जगह हम लोग क्या बैठेंगे 600 इंटू T2 के हम लोग क्या बैठेंगे 283। अब 283 कहाँ आ गया, 283 आ गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस से। सेल्सियस से जब हम लोग केल्विन करेंगे तो क्या क्या करेंगे 273 8 करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 283 बाय 640। किसका वैल्यू आया, ये आ जाता है V2 का। और T1, अब T1 का वैल्यू कितना लेंगे 25 डिग्री है, 25 डिग्री प्लस 273, तो हम लोग के पास आ जाता है आपका 298। और इसको कैलकुलेट करने पे हम लोग का आंसर मिलता है 676.6 मिलीमीटर ऑफ किसका, मरकरी का। समझ में आ गया। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। देखिए PV इक्वल्स टू होता है NRT। तो देखिए P इक्वल्स टू क्या होगा हम लोगों के सामने N बाय VRT। ठीक है, N बाय VRT। अब देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं P इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन मास बाय मोलर मास,
यानी m/v/m, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी ले सकते हैं, d इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा p इक्वल्स टू d/r/t बाय m, ठीक है, बाय m। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू d/r/t बाय p। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हम लोग के सामने आ गया, जहाँ पर m होता है मोलर मास, d होता है डेंसिटी, और ये हम लोग का न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग का क्वेश्चन अगर आएगा तो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा और फॉर्मूला टाइप आएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जॉन डाल्टन ने ये वाला पार्शियल प्रेशर दिया था, कब दिया था? 1801 में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्या बोला है, अगर हमारे पास 3-4 नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर रहता है, नॉन रिएक्टिव यानी जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है, पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। गैस जो होते हैं ये लिक्विड के ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है। गैस जो होते हैं ये किसके ऊपर पाए जाते हैं? लिक्विड के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ देखते हैं, जैसे आपका होता है ड्राई वाला, जब अगर पार्शियल प्रेशर ड्राई के लिए निकलने देगा तब इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, पी ड्राई गैस इक्वल्स टू होता है पी टोटल, ठीक है, पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, ये सब दिया रहता है। समझ में आ गया? अब चलिए अब करते हैं हम लोग उसी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्म ये करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर of 8 gram of dioxygen and 4 gram of dihydrogen contained in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर R का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, P1 प्लस P2। अब P1 प्लस P2 को हम लोग क्या लिखते हैं, N1 प्लस N2, और यहाँ पे होता है RT बाई V, ठीक है। तो N1 के वैल्यू हम लोग क्या देंगे, 8/32। N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े थे, N1 यानी गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ है 8, और मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का, डाईहाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी डाईऑक्सी वाला मोलर मास पहले निकालेंगे N1 का, और फिर हम लोग निकालेंगे डाईहाइड्रोजन वाला, यानी ऑक्सीजन का मोलर मास यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा 16, और यहाँ पे डाईहाइड्रोजन यानी 2 × 16, इसलिए यहाँ पर N1 का वैल्यू हो गया 32, ठीक है। प्लस गिवन मास डाईहाइड्रोजन के लिए 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 मोलर मास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RT, R का वैल्यू जितना दिया है हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे R × T, ठीक है। T कितना लेंगे हम लोग, यहाँ पे T हम लोग देंगे 298 केल्विन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 298 केल्विन बाय यहाँ पर क्या देंगे, अब हम लोग यहाँ पे देंगे आपका भी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है 1, कैसे पता चला, यहाँ पर दिया ही हुआ है, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी ये वाला हो जाता है भी, तो यहाँ पर हो गया 1। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट हम लोग को निकला आंसर यहाँ पे 55.65 बार। समझ में आ गया? अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको सबसे इम्पोर्टेंट पूछ सकता है, एक होता है V इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और एक होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और एक होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यानी ये होता है बोयल्स लॉ का, ये होता है चार्ल्स लॉ का, और ये होता है अवोगाड्रो लॉ का। ठीक है, तो मुझे जितना दूर आशा है आप सभी लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी। ठीक है, अभी स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट हो गया। कल को एक न्यू वीडियो आएगा, MCQ सीरीज आएगा कल को, टॉप 20 MCQ आने वाला है, और उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं जितना भी आज को करा है इसी के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, कुछ ही क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ईजी टाइप पूछेगा। और पूछने के लिए क्या बचाएगा उन लोगों के पास पूछने के लिए बचा है यही फॉर्मूला सब। ये सब इतना कैलकुलेट करने ज़्यादातर नहीं देगा, कम देगा, एक दे सकता है, मगर इस तीनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है। आप सभी लोग समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं आप सभी लोगों को और एक बार कहना चाहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, एंड तब तक के लिए ओके बाय।